सो हे वन आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज़ आप लोगों के लिए मैं एसएससी एमटीएस का टॉप 20 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज़, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का। अगर आप नोट बनाएँगे तो ये आपके एग्ज़ाम के टाइम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप रिवीजन करेंगे बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट होगी गाइज़, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोट ज़रूर बनाया करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन है वो कैसा लगा। तो चलिए इस एसएससी एमटीएस के टॉप 20 जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो बताइए कि हम्पी को जो है वो कब घोषित किया गया विश्व धरोहर स्थल के रूप में। तो आपके ऑप्शन है 2002 में, ऑप्शन बी 1986 में, या ऑप्शन सी 1984 में, या ऑप्शन डी 1983 में। सो गाइस सबसे पहले मैं इसका ये बताऊंगी हम्पी के बारे में। आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम्पी जो है वो किस राज्य में है। तो आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि हम्पी जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में है। पहला प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि ये कर्नाटक के किस जिले में है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है ये आपका हम्पी, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये लॉ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है बेल्लारी जिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ये कर्नाटक का जिला है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो हम्पी है ये किस नदी के तट पे है। तो आपको याद रखना है कि हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पे है। और गाइज ये आपके एसएससी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है गाइज, आपसे पूछा गया था कि हम्पी जो है वो किस नदी के तट पे है। तो गाइज आपको याद रखना है कि हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पे है। लेकिन जो है आपको ये भी याद रखना है कि तुंगभद्रा नदी का जो तट पर जो है ये हम्पी, इसको जो तुंगभद्रा नदी का जो पुराना नाम है ये आपको क्या याद रखना है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तुंगभद्रा नदी का जो पुराना नाम है ये क्या है गाइस, पंपा। पंपा जो है ये तुंगभद्रा नदी का जो है ये पुराना नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है इसका पुराना नाम है तुंगभद्रा नदी का, ये भी आपको ध्यान रखना है, पुराना नाम। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि हम्पी जो है वो विजयनगर से जो है उसकी राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम्पी जो था वो कहाँ की राजधानी थी, तो आप हम्पी जो था वो विजयनगर की राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। विजयनगर की राजधानी कौन थी, तो ये भी आपको याद रखना है। विजयनगर की राजधानी जो है ये जो है हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया था वो किसने किया था, आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये जो है विजयनगर की जो है ये राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हरियर और बुक्का ने की थी। और कब की थी गाइस, ये 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो गाइस आप ये जरूर याद रखिएगा कि तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम क्या था, ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी की राजधानी जो थी वो हम्पी की जो राजधानी थी वो कौन थी, विजयनगर की राजधानी जो थी वो हम्पी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन कह रहा था कि हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में मान्यता मिली, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में जो है वो हम्पी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है बात करते हैं गाइस 2002 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर को जो है वो कब शामिल किया गया गाइस, तो याद रखना है आपको महाबोधि मंदिर को जो शामिल किया गया था यूनेस्को में वो 2002 में जो है वो महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया, आपको ये ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और महाबोधि मंदिर कहाँ है गाइस, ये आपके बिहार में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस 1984 में इसमें जो है किसे शामिल किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर को जो है वो कब शामिल किया गया यूनेस्को में, तो 1984 में जो है वो कोणार्क सूर्य मंदिर को जो है शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोणार्क सूर्य मंदिर को कब शामिल किया गया, तो कोणार्क सूर्य मंदिर को जो है वो 1984 में जो है ये शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस 1983 में, तो बताइए 1983 में जो है बहुत सारी चीजों को जो है शामिल किया गया था, जिसमें से आपका हो जाता है गाइस ताजमहल। ताजमहल भी है जो 1983 में इसे शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ताजमहल आपका जो है वो 1983 में इसे शामिल किया गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस सबसे इम्पोर्टेंट अजंता की गुफा, अजंता की गुफा को भी कब शामिल किया गया, तो अजंता की गुफा को भी गाइस 1983 में अजंता की गुफा को शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो ये यहाँ से जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस। इन सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है मानचित्र पर जो दूरियों को मापा जाता है उसमें किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी ओपेसीमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर या ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानचित्रों पर दूरियों को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है वो होता है ओपिसोमीटर। ठीक है, ओपिसोमीटर जो आपको पिक्चर में दिख रहा है गाइस, यही है आपका ओपिसोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस पायरोमीटर। पायरोमीटर भी है जो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर से जो है वो क्या मापा जाता है। तो पायरोमीटर से जो है ये उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है गाइस। तो आपको याद रखना है कि उच्च तापमान मापने के लिए जो है वो किसका प्रयोग होता है, पायरोमीटर का। ये भी तापमान, इसका पायरोमीटर का उपयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाइग्रोमीटर से जो है ये क्या होता है गाइस, वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता जो है वो किससे मापी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वायु की आर्द्रता जो मापी जाती है, ह्यूमिडिटी, ये जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से जो है ये क्या मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से जो गाइस मापा जाता है वो भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता जो है वो किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से। तो ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद रखिएगा गाइस। मैं जितना भी चीजें सबको क्लियर करती चल रही हूँ, तो आपको याद रखना है कि भूकंप से जो है वो किसका होता है गाइस। तो यहाँ पे गलत हो गया तो मैं दोबारा इसको ये कर दे रही हूँ, थोड़ा सा कट करके। तो यहाँ पे जो है वो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे गाइस। तो आपको याद रखना है कि भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है गाइस, वो मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। ये भी, और ये याद रखिएगा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीव्रता मापी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है। तो बताइए कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा अधिक मुलायम है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी पारा या ऑप्शन डी सीसा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक जो मुलायम होती है वो सोना होती है। एक क्वेश्चन जो और है जो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि धातुओं का राजा जो है वो किसे कहा जाता है, बताइए। धातुओं का जो राजा है वो आप कमेंट करके बताइए कि धातुओं का जो राजा है वो किसे कहा जाता है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि धातुओं का जो राजा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो धातुओं का राजा जो है ये सोना को ही कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि कौन सी ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो सोना ही आपका जो है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, या फिर स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, या सबसे मुलायम कौन सी धातु होती है। इन तीनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं गाइस क्विक सिल्वर। बताइए क्विक सिल्वर जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पारा, पारा को जो है वो क्या कहा जाता है गाइस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि क्विक सिल्वर जो है वो किसे कहा जाता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि क्विक सिल्वर जो कहा जाता है गाइस, क्विक सिल्वर ये आपके जो कहा जाता है पारा को कहा जाता है। और गाइस आपको एक और याद रखना है, कमरे के ताप पर जो है वो आपका तरल अवस्था में पाई जाती है कौन सी धातु है गाइस, वो भी आपका पारा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो बताइए कि सर्वप्रथम जो डीएनए का संश्लेषण किया था वो किसने किया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खुराना ने, ऑप्शन बी मिलर ने, ऑप्शन सी डी ब्रिज ने या ऑप्शन डी केल्विन ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खुराना ने किया था, और खुराना का पूरा नाम क्या था ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी अगर पूरा नाम पूछ दे तो ये भी आप याद रखिएगा कि हरगोविंद खुराना जो था इनका पूरा नाम था हरगोविंद खुराना, इनका पूरा नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। और इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कब किया था ये भी आपको डेट याद रखना है। तो 1972 में इन्होंने डीएनए का संश्लेषण किया था। कब किया था गाइस, 1972 में इन्होंने डीएनए का संश्लेषण किया था, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इन्हें क्या मिला था गाइस, जिनके लिए इन्हें जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार मिला था और डीएनए का संश्लेषण कब किया था ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सी गैस है निम्नलिखित में से जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि इसका ये होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस है जो प्रभाव करती है बहुत ज्यादा, और इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। लेकिन कार्बन के साथ साथ और भी गैस है जो बहुत ज्यादा उत्तरदायी है, तो आपको याद रखना और कौन कौन सी गैस है। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे बहुत सारे दे सकते हैं क्योंकि इसके अलावा भी और है, तो आपको याद रखना है पहला मीथेन। मीथेन है, ये भी बहुत ज्यादा उत्तरदायी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मीथेन का क्या होता है गाइस, CH4। ये आपके मीथेन का है फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है गाइस, दूसरा जो है वो आपका क्या है गाइस, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा प्रभाव करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो है वो क्या होता है फॉर्मूला, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है गाइस, ये होता है आपका N2O। ठीक है, ये इसका नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा नंबर आपको ये याद रखना है। और कौन सी गैस है जो प्रभाव बहुत ज्यादा करती है, तो इसका है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी गैस जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किसको मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बताइए मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए क्या है जो प्रयोग में लाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेडिएटर, ऑप्शन बी पॉलीग्राफ, ऑप्शन सी टरबाइन या ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है गाइस, वो होता है रेडिएटर। रेडिएटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो रेडिएटर होता है ये इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्या करता है गाइस, आपको ध्यान रखना है, रेडिएटर का काम क्या होता है, ये जो है गाइस इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है, इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रेडिएटर का काम क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि इंजन के तापमान को जो है नियंत्रित क्या कौन करता है, तो इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है गाइस, ये आपका रेडिएटर करता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है इसमें ये नियंत्रित करता है, और उसके बाद जो है इसमें क्या है कि इंजन से गर्मी को ये अवशोषित करता है रेडिएटर, और फिर उसको ठंडा कर देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंजन को जो है वो ओवर हीटिंग से कम करता है, रेडिएटर का काम है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या है गाइस बताइए। तो पॉलीग्राफ होता है एक झूठ पकड़ने वाली मशीन जो होती है, जो बहुत टाइम आप सुने भी होंगे। झूठ पकड़ने वाली मशीन जो है वो उसे क्या कहते हैं, तो झूठ पकड़ने वाली मशीन को जो है वो पॉलीग्राफ कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, झूठ। और इसे जो है इसका आविष्कार कब हुआ था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आविष्कार हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आविष्कार जो है ये कब हुआ था, तो 1921 में जो है इसका आविष्कार हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका आविष्कार कब हुआ था, 1921 में जो है इसका आविष्कार हुआ था। और इसका आविष्कार जो किया था वो किसने किया था गाइस, आपको ये भी याद रखना है, तो जॉन अगस्टस लार्सन ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस टेस्ट के दौरान क्या होता है कि जब व्यक्ति को पॉलीग्राफ मशीन लगाई जाती है, तो व्यक्ति के शरीर में जितने भी सेंसर जुड़े होते हैं, यानी कि जो भी जैसे हृदय की गति हो गई, या फिर आपका रक्तचाप हो गया, या फिर श्वसन दर हो गया, ये सब जो क्या होता है ये इसको मापता है, जिसकी वजह से ना ये पॉलीग्राफ का काम होता है इस सब चीजों को मापना, जिससे पता चलता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से किसने संख्या दर्शन की रचना की थी। तो बताइए संख्या दर्शन की रचना जो है वो किन्होंने की थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी कनाद या ऑप्शन डी गौतम। सो गाइज अगर पतंजलि की बात करें तो इन्होंने जिसकी रचना की थी गाइज योग दर्शन। योग दर्शन की रचना किसने की थी गाइज, दर्शन।
इसकी रचना जो की थी गाइस, ये पतंजलि ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस संख्या दर्शन। संख्या दर्शन की जो रचना की थी वो कपिल ने की थी, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गाइस गौतम। गौतम जो थे वो किसकी रचना की थी, तो न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की रचना जो है वो किन्होंने की थी, तो गौतम। गौतम ने किसकी रचना की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। न्याय दर्शन, संख्या दर्शन, न्याय दर्शन और योग दर्शन, ये आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कनाद। कनाद जो है वो किसकी रचना की थी, तो ये वैश्विक दर्शन की रचना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किसकी रचना की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। वैशेषिक दर्शन की रचना जो है वो किसने की थी, तो इसकी दर्शन की रचना की थी वो कनाद ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ भी आपसे पूछ रहा है कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण से संबंधित जो है वो कौन सा मौलिक अधिकार है, और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसी को है जो बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है गाइस। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन है, जिन लोगों का बेस मजबूत होगा उन्हें पता होगा। तो आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो गाइस समानता के अधिकार में जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये समानता का अधिकार कैसे करेक्ट होगा, तो गाइस आपको पता होगा कि समानता का अधिकार जो है ये आपका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो आपको याद रखना है कि 14 से लेकर 18 तक जो है ये आपका कौन सा आर्टिकल है। 14 से लेकर 18 तक जो है ये आपके समानता का अधिकार है। और इसी में जो है विधायन सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण से संबंधित जो अनुच्छेद है ये आपका आर्टिकल 15 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 14 है गाइस, और अगर 15 की बात करें तो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वंश से जो है भेदभाव से संबंधित जो है वो आपका कौन सा है, तो 15 है। तो इसमें एक एक पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरीके से ताकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाए और ऐसे टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि समानता का अधिकार जो है वो कब से कब तक है, तो 14 से लेकर 18 तक है ये आर्टिकल। और ये इस पे जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण से संबंधित वो आर्टिकल आपका 14 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपको बताना है। तो ये आपका जो है 19 से लेकर 22 तक ये आपका कहाँ है, तो गाइस आपको याद रखना है 19 से लेकर 22 तक जो है ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आपको बताना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका कब है गाइस, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार गाइस आपका अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 जो है ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 है। उसके बाद बात करेगा इस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका गाइस आपका 25 से लेकर 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से लेकर 28 तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करेगा कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 32 के तहत है। तो ये जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध या फिर धार्मिक स्वतंत्रता, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपके किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये भी आपको जो है वो नीचे ऑप्शन दे देगा, 14 से 18, 23 से 24, 19 से 22, और इसमें करेक्ट करने के लिए देगा। तो आपको ये याद होना चाहिए guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत है, तो आपको याद रखना है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आपका आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट ये पांचों, ये चार है, ये चारों को याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है, तो बताइए किसे प्राथमिक चट्टानों की जो है वो श्रेणी में रखा जाता है। तो आपके ऑप्शन है अवसादी चट्टाने, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टाने, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टाने, या ऑप्शन डी कायांतित चट्टाने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आग्नेय चट्टान को जो है वो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आग्नेय चट्टान की बात करेगा इस, तो आग्नेय चट्टान का जो है वो निर्माण कैसे होता है बताइए। तो आग्नेय चट्टान का जो है वो निर्माण होता है गाइस जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। मैग्मा के ठंडा होने से किसका निर्माण होता है गाइस, आपको ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण होता है मैग्मा के ठंडा होने से, ये आपको ध्यान रखना है किससे निर्माण होता है, मैग्मा के ठंडा होने से जो है
ये आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैग्मा के ठंडा होने से ये आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आग्नेय चट्टान में आपको याद रखना है कौन सी खनिज पाई जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सिलिकेट खनिज जो है ये आग्नेय चट्टान में पाई जाती है। कौन सी खनिज जो है ये पाई जाती है आग्नेय चट्टान में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। सिलिकेट सिलिकेट खनिज जो है ये पाई जाती है आग्नेय चट्टान में, ये भी आपको ध्यान रखना है, सिलिकेट खनिज। उसके बाद जो है ये आग्नेय चट्टान का जो है ये निर्माण जो होता है, इसमें आग्नेय चट्टान का उपयोग जो होता है गाइस, ये कहाँ-कहाँ इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आग्नेय चट्टान के उपयोग की बात करें गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आग्नेय चट्टान का जो उपयोग होता है वो बेसिकली गाइस आपको देखने को मिलेगा। जैसे आग्नेय चट्टान का उपयोग होता है, आपको बता दें, जैसे पुल पुल बनने में जो है वो किसका उपयोग होता है गाइस, आपको याद रखना है। पुल बनने में जो है आग्नेय चट्टान का ही निर्माण उपयोग होता है। उसके बाद स्मारक वगैरह आप देखते हैं, इसका भी उपयोग कहाँ होता है गाइस, आग्नेय चट्टान में। जो आग्नेय चट्टान का उपयोग कहाँ होता है, स्मारकों को बनाने में जो है आग्नेय चट्टान का उपयोग होता है। उसके बाद आपको याद रखना है इमारत, इमारत भी जो है वो किसको बनाने में उपयोग होता है, तो इमारत जो बनती है इसमें भी आग्नेय चट्टान का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, अवसादी चट्टान। अब इसके बारे में बात करेंगे कि अवसादी चट्टान का जो है वो निर्माण कैसे हुआ है। तो अवसादी चट्टान का जो निर्माण कैसे हुआ है गाइस, तो अवसादी चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो तलछट के जमने से हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है गाइस, तलछट के जमने से किसका निर्माण हुआ है, तो तलछट के जमने से जो है ये अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तलछट के जमने से, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सबसे जरूरी चीज इसके बारे में रखना है कि तलछट के जमने से जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जैसे तलछट के जमने से इस तरीके से हुआ है, जैसे कि अगर आप ये देख लें, जैसे कि पानी, हवा या फिर बर्फ, ये जितनी भी चीज है ये किसी भी माध्यम से है ना एकत्रित होते हैं, ठीक है। जब ये एकत्रित होते हैं तो ये समय के साथ इस पे परत पे परत परत पे परत परत पे परत चढ़ती जाती है, और फिर ये आगे जाकर है ना ये चट्टान बनती है, और यही चट्टान जो है ये आपका कौन सा चट्टान कहलाता है, ये आपका आगे जाकर अवसादी चट्टान कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि जीवाश्म अक्सर किस चट्टान में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है गाइस। तो जीवाश्म है ना आपके अक्सर जो है वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो है वो सबसे ज्यादा आपको जो पाए जाते हैं ये आपके अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस चट्टान में, तो अवसादी चट्टान में जो है ये आपके पाए जाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है, पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं गाइस रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का जो है वो निर्माण कैसे हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है गाइस कि इसमें जो है आग्नेय या फिर अवसादी चट्टान का जो है जो उच्च तापमान या फिर दबाव या फिर कोई रासायनिक प्रक्रिया के कारण जो है इसमें जो है इसमें प्रभाव बनती है, और यही फिर आगे जाकर रूपांतरित चट्टान बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ऊर्जा, या ऑप्शन डी बल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और आपको बताना है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस। शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। वाट जो है वो किसका एसआई मात्रक है गाइस, वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक है। उसके बाद आपको याद रखना है ऊर्जा या फिर कार्य, ठीक है। ऊर्जा या फिर कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ऊर्जा या फिर कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या गाइस, जूल। ऊर्जा या फिर कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, जूल। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा या फिर कार्य का एसआई मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस बल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है। और इस टाइप के प्रश्न तो आपको इतना ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें लोग है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से बहुत लोग भागते हैं। उसमें मतलब वो स्टेटमेंट इतना बड़ा क्वेश्चन देकर ना लोग आगे पढ़ना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से बहुत गलती करते हैं। आप प्रीवियस ईयर सेट उठा के देख लीजिएगा, आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें वही लोग दे सकते हैं जिनका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिए। तो बताइए कि संसद के दोनों सदनों की जब
संयुक्त बैठक होती है वो किस लिए आयोजित की जाती है, संसद के दोनों सदनों की बैठक? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है आपसे कि भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए बैठक की जाती है, या फिर ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि उस विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, यानी कि दोनों सदन में मतभेद अगर चल रहा है तो जाकर जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तभी होती है जब दोनों सदनों में मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, यानी कि आप किसकी उपस्थिति के कारण पता करेंगे कि पादप कोशिका कौन सा है और पशु कोशिका कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, या ऑप्शन डी केंद्रक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोशिका भित्ति से आप पता कर सकते हैं पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर। और वो कैसे पता कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोशिका भित्ति की बात करेगा इस, तो ये ना पादप कोशिका में ये क्या करता है, कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में, यहाँ पे सिर्फ मैं पादप लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें उपस्थित होता है पादप कोशिका में। और अगर जंतु कोशिका की बात करें यानी कि पशु कोशिका की बात करेगा इस, तो आपको याद रखना है कि ये जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है ये जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन आपका पादप कोशिका है और कौन आपका जंतु कोशिका है, क्योंकि इसमें क्लियरली है। अगर इसमें ये जिसमें कोशिका भित्ति होगी वो आपका जो है वो पादप कोशिका होगा, अगर कोशिका भित्ति नहीं होगी वो आपका जंतु कोशिका होगा। अगर बात करते हैं गाइस कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली में जो है ये इसमें जो है ये पादप कोशिका में भी उपस्थित होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है गाइस कि ये पादप कोशिका में भी उपस्थित होता है। ठीक है, ये पादप में भी उपस्थित होता है और ये जंतु में भी उपस्थित होता है। ठीक है, ये पादप में भी उपस्थित होता है और फिर जंतु में भी ये उपस्थित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों में जो है उपस्थित होता है। दोनों में क्या होता है गाइस, दोनों में उपस्थित होता है। तो इससे आप कैसे पता कर पाएंगे कि कौन पादप है और कौन जंतु है, क्योंकि ये दोनों में रहता है। कोशिका द्रव की अगर बात करें गाइस, तो कोशिका द्रव जो है ये आपके पादप में, ये आपको ध्यान रखना है, पादप में जो है ये कोशिका द्रव जो है आपका ये उपस्थित होता है, पादप में जो है ये उपस्थित होता है। और अगर जंतु की बात करेगा तो जंतु में क्या होता है ये बताइए आप लोग कमेंट करके, जंतु में ये उपस्थित होता है या नहीं होता है। तो कोशिका द्रव जो है ये आपका जंतु में भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो जंतु में भी उपस्थित होता है, तो इसमें भी पहचान पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है कि इसमें भी होगा या नहीं। इसमें कैसे आप पता करिएगा, क्योंकि दोनों दोनों में ही उपस्थित होता है, तो आप नहीं पता कर पाएंगे दोनों में अंतर। और आपका लास्ट बचता है केंद्रक। केंद्रक में जो है इसमें भी दोनों में उपस्थित होता है, पादप में भी उपस्थित होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पादप में भी ये प्रेजेंट होता है और ये जंतु में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन तीनों में जो है ये पादप कोशिका में भी प्रेजेंट होता है और जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका भित्ति ही है जो कि आपको पादप में उपस्थित होती है और जंतु में नहीं। और प्रश्न ये भी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से बताइए जो सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ठीक है, या फिर निम्नलिखित में से बताइए जिनमें जो है वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है। तो इस टाइप के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसमें जो है वो जंतु कोशिका उपस्थित होती है और किसमें पादप कोशिका उपस्थित होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताइए कलिंग पुरस्कार जो है ये आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में, या ऑप्शन डी चिकित्सा के क्षेत्र में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये आपका कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो ये कलिंग पुरस्कार ही है जो भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है।
तो आपको याद रखना गाइस, साहित्य के क्षेत्र में जो है ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। खेल में जो है ये आपका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपके खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है चिकित्सा में, चिकित्सा में आपका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बीसी रॉय पुरस्कार जो है ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये आपका बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और है जो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको नोट कर लीजिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। बताइए आप लोग कमेंट करके, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको बताना है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो गाइज आपको याद रखना है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ये कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा पुरस्कार गाइज, पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में। और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइज, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, और ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है गाइस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कि इसमें जो है कौन सा तीन उर्वरक है जो रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ये आपको बताना है गाइस। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन, सल्फर और सोडियम। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है गाइस कि सोडियम, पोटेशियम और सल्फर। या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है नाइट्रोजन, कैल्शियम और सल्फर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये तीन तत्व ऐसा है जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं गैस कि अगर जो है इसमें जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का क्या क्या वर्क होता है, ये इस पे भी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन पे बात करेंगे गैस। तो नाइट्रोजन का काम क्या होता है गैस, इसका काम होता है पौधों की वृद्धि या फिर पत्तियों का विकास, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको याद दिख रहे हैं। पौधों में जो वृद्धि होता है ये नाइट्रोजन का काम होता है। क्या होता है गाइस, पौधों में वृद्धि या फिर पत्तियों का विकास, ये सब जो होगा ये आपका नाइट्रोजन की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आप बात करते हैं गाइस पोटेशियम। पोटेशियम की वजह से क्या होता है गाइस, तो पोटेशियम की वजह से होता है गाइस आपको जो है रोग प्रतिरोग, ठीक है। क्या है गाइस, पोटेशियम की वजह से जो है ये आपका रोग प्रतिरोग, ये आपको याद कर लेना गाइस, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। रोग प्रतिरोधक जो है क्षमता को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो बढ़ाता है ये आपका पोटेशियम बढ़ाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा अब हमारा लास्ट बचता है गाइस फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है गाइस बताइए, तो फास्फोरस का जो है ये होता है, ये आपका पी होता है। पोटेशियम का सॉरी के होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम का क्या होता है गाइस, पोटेशियम का जो होता है ये के होता है। और फास्फोरस का जो है वो क्या होता है गाइस, फास्फोरस का जो है ये पी होता है, ठीक है। तो फास्फोरस का काम क्या होता है गाइस, ये आपको देखना है। तो फास्फोरस में क्या होता है, ये जड़ों के विकास, जड़ों के विकास में कौन मदद करता है, तो फास्फोरस। तो ये तीनों को आप याद रखिएगा कि आपको पोटेशियम का क्या काम है, नाइट्रोजन का क्या काम है और फास्फोरस का क्या काम है, इस तीनों को मैं लिख दी हूँ और इस तीनों को आपको नोट कर लेना है। पोटेशियम का काम है गाइस आपको याद रखना है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। नाइट्रोजन का है पौधों में वृद्धि और फास्फोरस का आपको जड़ों में विकास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का कालखंड कब से कब तक माना जाता है। तो बताइए कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक का जो कालखंड है वो कब से कब तक है। तो आपके ऑप्शन है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 10,000 से लेके 6000 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी 15,000 से लेके 10,000 ईसा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का जो कालखंड था वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है 1000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व, ये भी आपको महत्वपूर्ण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल का जो है ये कब था गैस, ये आपको याद रखना है। तो उत्तर वैदिक का जो कालखंड था गैस ये आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक संस्कृति का जो है कालखंड कब से कब तक था,
ये आपको नोट कर लेना है गाइज, ये पूछता ही है, उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक ये आपको पूछना है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका कालखंड कब तक था गाइज, तो ये आप याद रखना है, उत्तर वैदिक संस्कृति का कालखंड जो था वो 1000 से लेकर 600, और पूर्व वैदिक काल का जो था वो आपका 1500 से लेकर 1000 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो बताइए कि कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम एवं माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है गोल्जी उपकरण एवं माइट्रोकॉन्ड्रिया। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो राइबोसोम है ये जो है प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें राइबोसोम का क्या क्या होता है गाइस, ये राइबोसोम का होता है, ये प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है, यानी कि ये जो अमीनो अम्ल को जो है ये सही क्रम में जोड़ता है, ठीक है। अमीनो अम्ल को ये क्या करता है गाइस, ये सही क्रम में जोड़ता है। राइबोसोम का काम क्या होता है गाइस, कि ये प्रोटीन का जो है आपको याद रखना है कि प्रोटीन निर्माण के लिए ये क्या करता है, जो अमीनो अम्ल होता है गाइस, अमीनो अम्ल, इसको जो है ये सही क्रम में जोड़ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अमीनो अम्ल को जो है ये सही क्रम में जोड़ता है, ये इसका कार्य होता है, ठीक है। सही अमीनो अम्ल को सही क्रम में जोड़ना, ठीक है, क्रम में जोड़ना। इसको आपको नोट कर लेना है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है गाइस, इसके प्रक्रिया जो है ये इसको आसान कर देता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक जो है सुगम बनाता है, यानी सुगम मीन्स आसान, इसे आसान कर देता है इसी को क्रम में जोड़ने में और प्रोटीन निर्माण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इनमें से किस नदी पर रंजीत सागर बांध जो है वो स्थित है। तो बताइए किस नदी पर जो है ये आपके रंजीत सागर बांध है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोन नदी पर, ऑप्शन बी रावी नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर, या ऑप्शन डी महानदी पर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रावी नदी पर जो है ये आपका रंजीत सागर बांध है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रंजीत सागर बांध जो है ये आपका कहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पंजाब में जो है ये आपका रंजीत सागर बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सोन नदी की बात करते गए, सोन नदी में जो है ये कहाँ है, सोन नदी में आपका कौन सा बांध है ये आपको ध्यान रखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बांध से रिलेटेड भी प्रश्न आपको रहते ही हैं। तो बांध सागर बांध जो है ये किस नदी पर है गाइस, तो बांध सागर बांध जो है ये आपका सोन नदी पर है। किस नदी पर है गाइस, बांध सागर बांध ये आपका सोन नदी पर है। और अगर आपसे पूछे कि ये किस राज्य में है, अगर आपसे राज्य पूछ लेता है गाइस, तो आपको ये भी याद रखना है, राज्य भी आपको याद रखना है। अगर आपसे राज्य पूछेगा तो राज्य आपका जो हो जाएगा ये आपका राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। सोन नदी पर आपका कौन सा बांध है, ये आपका बांध सागर बांध है। और पूछे कि राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चंबल नदी की बात करते गए, चंबल नदी पर जो है ये आपका कौन सा बांध है ये बताइए। तो चंबल नदी पर जो है ये आपका गांधी सागर बांध है। कौन सा बांध है गाइस चंबल नदी पर, तो चंबल नदी पर जो है ये आपका गांधी सागर बांध है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कौन सा बांध है गाइस, गांधी सागर बांध जो है ये आपका कहाँ है, तो गांधी सागर बांध जो है ये आपका चंबल नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपसे राज्य पूछे कि गांधी सागर बांध जो है ये किस राज्य में है, तो बताइए, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि गांधी सागर बांध जो है ये किस राज्य में है, ठीक है। उसके बाद महानदी की बात करेगा, इस महानदी पर जो है ये आपका कौन सा बांध है, तो महानदी पर जो है गाइज आपका हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध जो है गाइज ये आपके महानदी पर है। ये आप सभी को पता ही होगा और ये बहुत ज्यादा पूछा भी गया है एग्जाम में। तो हीराकुंड बांध कहाँ है गाइज, हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी पर है। और अगर राज्य पूछे गाइज तो इसका भी राज्य आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आप दोनों का कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो बताइए कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है वो कब प्राप्त किया था। और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु यानी कि निधन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है गाइस, निधन, यानी कि आपसे निधन के बारे में पूछ रहा है। तो गाइस बताइए, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, या ऑप्शन डी लुम्बिनी।
सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और कुशीनगर में हुआ था, ये कब हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है। 483 ईसा पूर्व में जो है इनका निधन हुआ था। और अगर आपसे पूछे गाइस कि ये कितने वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है गाइस कि 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनका निधन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गौतम बुद्ध का कितनी वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में, और 483 ईसा पूर्व, और कुशीनगर में जो है इनकी निधन हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। बोध गया जो है वो किससे संबंधित है ये बताइए। तो ज्ञान प्राप्ति से, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से जो संबंधित है वो कौन है गाइस। तो ज्ञान प्राप्ति से जो संबंधित है ये आपका बोध गया है। ये किससे संबंधित है, ये ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है आपका बोध गया, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है गाइस कि लुम्बिनी, लुम्बिनी जो है वो किससे संबंधित है। तो गौतम बुद्ध के जन्म से जो संबंधित है ये लुम्बिनी है। लुम्बिनी जो है ये किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध के जन्म से। उसके बाद आपको बताना है सारनाथ गाइस, सारनाथ जो है वो किससे संबंधित है। तो सारनाथ जो संबंधित है गाइस ये आपके जो है प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था गाइस, तो आपको याद रखना है। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था ये सारनाथ में दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो गौतम बुद्ध से संबंधित है इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बताइए अमृत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मसाला उत्पादन से, ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना से, ऑप्शन सी फल उत्पादन से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नदी जोड़ो परियोजना से जो है ये आपका अमृत क्रांति संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। मसाला उत्पादन से आपका कौन सा क्रांति संबंधित है। तो मसाला क्रांति से गाइज आपका बादामी, बादामी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बादामी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। तो बादामी क्रांति जो है ये आपके मसाला उत्पादन से संबंधित है। और फल उत्पादन से जो है ये आपका कौन सा संबंधित है। तो फल उत्पादन से जो है ये आपका स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइज। स्वर्ण क्रांति जो है ये आपके फल उत्पादन से संबंधित है। पीला क्रांति आपके किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से आपका कौन सा क्रांति संबंधित है। पीला क्रांति, पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है गाइस। तो पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उच्च मामले तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं। तो कौन सा ऐसा मामला है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन बी मूल अधिकार का प्रवर्तन, ऑप्शन सी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, या ऑप्शन डी केंद्र व राज्यों के बीच विवाद। तो बहुत लोगों को लगता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में जो आता है वो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो होता है, जो कि ये टोटली रॉन्ग है गाइस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मूल अधिकार का परिवर्तन। ये उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यहाँ से कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसे जरूर कोशिश करूंगी क्लियर आउट करने की। और गाइज अगर अगर प्लीज गाइज आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज 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 गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।